नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात बिहार की पॉलिटिक्स की करेंगे। बिहार में 2 दिन पहले जो बाय इलेक्शन हुआ था उसके नतीजे आए। नतीजों में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नतीजे जो आए वो एनडीए के पक्ष में आए। यानी एनडीए ने 4 सीटों पर जो बाय इलेक्शन हुए थे सभी सीट पर प्रचंड जीत हासिल की। और इस बाय इलेक्शन को अगर कहें तो 2025 विधानसभा चुनाव के पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था। तो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो सेमीफाइनल जो है वो एनडीए ने भारी मतों से जीत लिया। अब 2025 की बारी है, तो निश्चित रूप से एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पहले से इंडिया गठबंधन या फिर आरजेडी की बात करें या फिर माले की बात करें तो वो पहले से ज्यादा कमजोर हुई है, क्योंकि इस बाय इलेक्शन में एनडीए के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। 4 में से मात्र 1 सीटें जो थी इमामगंज की वो एनडीए के खाते में थी, लेकिन और बाकी जो 3 सीट थी वो इंडिया गठबंधन के खाते में थी। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, नतीजे आए हैं, वो एनडीए के पक्ष में है। चारों सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ये केवल इंडिया गठबंधन की हार और एनडीए की जीत है, या फिर एक नई पार्टी जनसुराज जिसकी इस चुनाव में पहली बार एंट्री हुई, तो क्या उस एंट्री का ही असर है, यानी प्रशांत किशोर की एंट्री का ही असर है कि इंडिया गठबंधन और आरजेडी की इतनी बड़ी हार हुई? इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कई मेहमान एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। इस चर्चा में जनसुराज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस चर्चा में आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे और उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस जो चर्चा है इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं। हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रामपुकार सिन्हा जी हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता हैं और काफी बिंदास बयान भी देते हैं, अपनी बातों को खुलकर रखते हुए हैं मीडिया के सामने। जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त, और हमने पहले ही बताया कि हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार, वो भी अपनी बातों को खुलकर रखते हैं और पूरी मजबूती के साथ रहते हैं। तो आज हम चर्चा की शुरुआत जो है वो आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार से ही शुरू करेंगे। अरुण जी, चारों खाने चित, चारों सीटें हाथ से चली गई, क्या कहेंगे इसे? देखिए सौरभ भाई, निश्चित रूप से बिहार उपचुनाव में चारों सीटों पर हमारी हार हुई है और इस हार की पार्टी समीक्षा कर रही है। और हार जीत तो लोकतंत्र का हिस्सा है और लगातार हम लोग बेलागंज की बात करें या रामगढ़ की बात करें, बेलागंज में तो 1990 से लगातार हम जीतते रहे हर स्थिति परिस्थिति में। और रामगढ़ की भी बात करें तो 1985 से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव तक की बात करें तो एक बार 15 में बीजेपी जीती और उपचुनाव में पुनः इस बार जीती है। तो हम लोग घबराने वाले व्यक्ति नहीं है। जनता का जो जनादेश मिला है हम स्वागत करते हैं और हमारे लिए निश्चित रूप से यह जो रिजल्ट आया है इससे हम सीखेंगे और आत्ममंथन पार्टी करेगी, कहां से क्या भूल हुई, चूक हुई
और हम पुनः 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चारों सीट हासिल करने का काम करेंगे। क्योंकि आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम महागठबंधन के साथ ही 3 जगह जीतने में सफल हुए। वहीं आप 24 के लोकसभा चुनाव में सौरभ जी देखेंगे तो 6 महीने पहले की बात है, चारों जगह चारों विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन ने लीड करने का काम किया। वहीं 6 महीना बाद उपचुनाव हुआ और वहां हम हारे हैं निश्चित रूप से, और इस पर हम लोग मंथन करेंगे और निश्चित रूप से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे और पूरे लेकिन अरुण जी आपको ये नहीं लगता है कि बात अगर बेलागंज की करें या फिर रामगढ़ की करें, यहाँ केवल हार का मात्र एक कारण है कि आपने परिवारवाद के जो उम्मीदवार थे उनको बेवजह थोपने की कोशिश की जनता के सामने? देखिए सौरभ भाई, परिवारवाद का अगर जिक्र करेंगे तो एक तरफा नहीं चलेगा। क्या एनडीए के लिए परिवार नहीं था बेलागंज में? एनडीए के लिए भी था अरुण जी, लेकिन एनडीए के परिवारवाद को जनता ने स्वीकार किया और आपके परिवारवाद को उसने नकार दिया। कारण कई ऐसे उम्मीदवार थे बेलागंज में और रामगढ़ में जो बेहतर थे और जो चाहते थे कि चुनाव लड़े, और वो आपके नेता के पास पहुंचे भी थे टिकट लेने के लिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो जनता ने सबक सिखाने का काम किया, ये आपको लगता है? या जो आपके अपने कार्यकर्ता थे? बिल्कुल नहीं सौरभ भाई, लेकिन हम लोगों के लिए चिंतन मंथन करने का वक्त है। चारों सीट पर हमारे आदरणीय नेता विश्लेषण करेंगे। निश्चित रूप से लंबे अरसों से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का सपना पूरा नहीं हो पाया। रामगढ़ में, बेला में हम लोग लगातार जीतते आए हैं। उपचुनाव तो में ये बड़ा सवाल है ना, ये बड़ी ये काफी चिंता का भी विषय है। लंबे समय से जहां आपकी हार नहीं हुई थी, चाहे तरारी हो, बेलागंज हो, रामगढ़ हो, और वहां आपकी हार हुई है, तो ये तो पार्टी के लिए काफी चिंता की विषय है। सौरभ भाई, लोकतंत्र में हार जीत होते रहती है और इतने तो लंबे क्या माना जाए कि अरुण जी, माना जाए इसी तरह का जो परिणाम है वो 2025 में भी सामने आएगा? बिल्कुल नहीं सौरभ भाई, अगर देखेंगे जितना प्यार राष्ट्रीय जनता दल को दिया है वहां की जनता ने, और पूरे बिहार की बात अगर देखेंगे 2042 सीट 43 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, और सबसे ज्यादा लंबे अरसों से उपचुनाव में हमसे चूक क्या हुई, हम इस पर मंथन करेंगे और पुनः हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। फिर तो अब 25 में विधानसभा का चुनाव है ही, और 25 में हमारी सरकार बिहार में बनेगी। झारखंड तो जीते ही हैं, अब बिहार की बारी है, इसमें अब सोचने की क्या बात है? चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। झारखंड तो जीते ही हैं, लेकिन 2025 में बिहार की बारी। देखिए सौरभ जी, बिहार की बारी में यही लोग कहते थे कि सेमीफाइनल का चुनाव बिहार में हो रहा है। सेमीफाइनल है, इस चुनाव में पता लग जाएगा कि गलत तथ्यहीन बातें नहीं। एक भी विजुअल चला दीजिए, कौन कहता था ये सेमीफाइनल है? बेतुकी मन नहीं अरुण जी आप लोगों ने नहीं बोला था, लेकिन ये सेमीफाइनल के तौर पर ही देखा जा रहा था। आपको भी पता है, अगर फाइनल मैच के पहले अगर कोई, अरुण जी आपको भी पता है, ये प्रैक्टिकल है, अगर फाइनल मैच के पहले एक छोटा भी मैच होता है ना, तो लोग उसे सेमीफाइनल ही कहते हैं या मानते हैं। हम लोग सेमीफाइनल सौरभ भाई झारखंड को मानते थे, क्योंकि झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। हवो हवा अगल बगल जाता है, तो आपने देखा झारखंड की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सुसरा साफ करने का काम किया। अब अरुण जी अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो बीजेपी के जो नेता प्रवक्ता हैं वो महाराष्ट्र की बात करेंगे।
राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, लेकिन बिहार की जनता ने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो विपक्ष के नेता है, इनके पास नीति था ना नियत था। जनता ने इनको फिर से नकार दिया है। जनता चाहती है, इन लोगों के पास एक ही है, बिहार के अंदर गुमराह करना, चाहे देश के अंदर गुमराह करना, कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, मतलब एकदम आरक्षण की बात करना। अरे जनता चाहती है विकास के मुद्दे पे, जनता चाहती है कि बिहार का कैसे विकास हो, किन लोगों के हाथों में बिहार को सौंपा जाए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बोल रहे थे, और मैं कहना चाहता था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपना यात्रा भी निकाले थे। यात्रा में क्या हुआ, और उसके बाद इन्होंने कहा कि नौकरी हमने दी। तो जनता ने चारों सीटों पे बता दिया कि नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, और दिए भी है, और उनके हाथों से ही नौकरी मिला है। तो एकदम इनकी बातों को जनता ने बिल्कुल नकारा है। और रही बात तरारी, बेलागंज, रामगढ़ की बात करें, यहाँ की जनता ने इनको बताया है कि आने वाला जो समय है 2025 का, वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है। और मैं कहना चाहता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आप अपना समीकरण, जो माई समीकरण लेके चलते हैं, उस समीकरण को आप छोड़ दीजिए, समीकरण बदलिए। आप सबकी बात करिए, सब लोगों को आगे बढ़ाने की बात करिए। गरीब बुढ़वा जो है, अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको बढ़ाने की बात कीजिए। आप सिर्फ समीकरण से निकलना पड़ेगा, एक वर्ग से आपको निकलना पड़ेगा। जनता चाहती है कि बिहार का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र के नाम पर चुनाव हो, विकास के नाम पर चुनाव हो। आप समीकरण से नहीं, आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी वही हाल हुआ। मतलब कहीं भी चुनाव हुआ, समीकरण से आप हटना चाहती है जनता। जनता आप चाहती है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो। चलिए, जनसुराज पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ है। सर ये बताइए, जिस तरीके का ओपनिंग आप लोग चाहते थे, आप लोगों ने दावा किया था कि ग्रांड ओपनिंग होगी हमारी पार्टी की और चारों जगह पर हमारी जीत होगी। बिल्कुल सौरभ जी, सबसे पहले तो भाई राकेश जी और जो लोग जीते हैं, भाजपा के हों या एनडीए के जो साथी जीते हैं, उनको मुबारकबाद। हम बिहार की जनता को साधुवाद देना चाहते हैं कि जो नवोदित पार्टी है जनस्वराज, जिसकी स्थापना अधिवेशन 2 अक्टूबर को हुआ था, और मात्र 22 दिनों बाद ही नॉमिनेशन हुआ, और 1 नवंबर को हमको चुनाव चिन्ह मिला, स्कूल बैग छाप, स्कूल का बस्ता छाप। हमको सिर्फ मात्र 10 दिन लोगों को बताने में लगे। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि कुल जो वैलिड वोट्स पोल हुए हैं, बिहार की जनता ने मात्र 1-1.5 माह पुरानी पार्टी को ही 10% वोट दिया है। आप राम पुकार जी की जो पार्टी है, या अरुण जी की जो पार्टी है, मांझी जी की जो पार्टी है, चिराग जी की जो पार्टी है, जो जातीय समीकरण की पार्टियां, जैसे नीतीश जी की पार्टी, 2 जिले की पार्टी, तो इन पार्टियों का जो जातीय समीकरण है वो कितना है? सब 10% के अंदर हैं। किसी का 2%, किसी का 3%। लेकिन हमारी पार्टी जो अभी एक नवोदित हुई है, जिनका जन्म हुआ है, उसको बिहार की जनता ने मात्र 1-1.5 महीने में ही, जबकि ना वहां मेरा संगठन था, जिला संगठन, ना प्रखंड संगठन, नहीं ना सर, तो अनुमंडलीय आप ये संगठन। बताइए, अभी आप सर ये बताइए मुझे, अभी आप 1 महीने का बहाना बना रहे हैं, तो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, वहां आप 1 साल का बहाना बनाएंगे कि अभी तो मेरी पार्टी का मात्र 1 साल हुआ है, तो कैसे मेरी जीत होगी? हम लोग संघर्ष करेंगे 2030 के लिए। तो फिर इतने बड़े बड़े दावे का कोई मतलब तो नहीं है ना। देखिए, करना ही नहीं चाहिए इतने बड़े बड़े दावे। सौरभ जी, हुआ क्या है, हम लोग जब क्षेत्र में घूम रहे थे, तो वहां के लोगों ने, जैसे बेलागंज के लोगों ने कहा कि भाई देखिए, उधर रिजल्ट हुआ, एमपी बने सुरेंद्र यादव जी, और तुरंत मनोरमा जी पूरे लौ लश्कर के साथ क्षेत्र में चली आई, लोगों से जनसंपर्क कर रही थी। तो हम लोगों ने वादा कर लिया है, तो 24 में छोड़ दिए, 25 में आपको देंगे। तो इसी तरह हर जगह जहां रिजल्ट हुआ, लोगों ने क्षेत्र पकड़ लिया था, देख लिया था। हमारे पास तो जनसंपर्क का भी वक्त नहीं था, और गंगा के इस पार में, जिसे दक्षिण बिहार आप कहते हैं, यही चुनाव अगर गंगा के उस पार, जहां श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा हुई है, जहां हमारा संगठन है, जिला संगठन। मुझे ये बताइए कि अगर बेलागंज को छोड़ दें,
तो ये सच है कि इमामगंज हो, तरारी हो, रामगढ़ हो, वहां आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है? देखिए अब क्या हुआ है, वो कितना है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में क्या नियम है, क्या प्रावधान, उस पर हम नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन हमको जो जनता ने सहयोग दिया है, हमारी शुरुआत बहुत अच्छी रही है। हम अपने जनस्वराज के साथियों को, जिन्होंने काफी कड़ी मेहनत की, आम जनता को, जिन्होंने हम बिहार में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए, और बिहार को अग्रणी देश राज्य, हम वोट दें, हम 30 सीट बिहार में जिता दें, लेकिन बुलेट ट्रेन बनेगी गुजरात में, तो जनता बिहार की ये सब समझ रही है और निश्चित रूप से हमको पूरा मौका देगी व्यवस्था परिवर्तन के लिए, पलायन की पीड़ा से मुक्त करने के लिए। बिहार की जनता 25 में हमारे साथ बड़े पैमाने पे आएगी। आप समझिए हमारा रेशियो के जब 1 महीने में 10% है, बढ़ा है, तो 1 साल में हमारी स्थिति क्या होगी, ये हम बहुत आशान्वित हैं, हम विचलित नहीं हैं, हम निराश नहीं हैं। और हम बिहार की जनता में जो श्री प्रशांत किशोर जो जी को आशा की का केंद्र के रूप में, आशा उम्मीद की किरण के रूप में जिस तरह प्रशांत किशोर की जनता, बिहार की जनता देख रही है, हम उसको धन्यवाद, साधुवाद, मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने शुरुआत ही हमारी अच्छी की है। चलिए, रामपुकार सिन्हा जी, आपसे मेरा 2 सवाल है। जो नतीजे आए बाय इलेक्शन का, उसमें बताइए कि आपको क्या कहना है। और दूसरी तरफ, जिस तरीके से अभी जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, मात्र 1 महीने हुए हैं और 10% वोट आए, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में तो अभी काफी वक्त है, उसमें तो केवल और केवल हमारी जीत होगी। चलिए अरुण जी, आप ही जवाब दे दीजिए। जनसुराज पार्टी जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी, तो उनका हाल क्या हुआ नतीजों में? वो तो सबके सामने है सौरभ भाई। आप तो खुद अभी कहा कि 3 जगह तो इनकी जमानत जब्त हो गई, और इमामगंज में चूंकि वहां एंटी लेकिन इनकम्बेंसी 10% वाली बात भी सही है ना अरुण जी? जी, अगर 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 10 दिन की पार्टी या 20 दिन की पार्टी, 1 महीने की पार्टी अगर 10% वोट लाती है, तो ये भी तो बड़ी उपलब्धि है पार्टी के लिए। नहीं तो कह रहा हूं ना, उपलब्धि जो भी इनके लिए हो, लेकिन लंबे चौड़े दावे किया करते थे, क्या क्या बोला करते थे कि 4 में 4 बेहतर प्रदर्शन होगा, जीत रहे हैं, अगर नहीं जीतेंगे तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्या क्या बोल रहे थे प्रशांत किशोर जी। ये तो पब्लिक डोमेन में है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, है ना। लेकिन अब जो भी रिजल्ट आया है, हेलो जी जी, अरुण जी बोलिए। जनता ने जो भी जनादेश दिया है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, और खास करके हम लोगों के लिए ये विश्लेषण का विषय है। हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और जो मुद्दे हैं आज भी कायम है, क्योंकि एनडीए की सरकार है बिहार में, और बिहार के जो ज्वलंत सवाल है, आज भी ज्वलंत सवाल जहां है वही है। चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, पलायन की बात करें, विशेष राज्य की दर्जा की बात करें, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और फिर भी यहाँ का ग्रोथ रेट क्या है आपने देखा। पिछले दिनों नीति आयोग का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट ने खुलासा किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में, उद्योग धंधे के क्षेत्र में देश में बिहार कहाँ है। तो इन सारी सवालों को लेकर हम लोग, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी अब संकल्पित हैं, जनता के बीच हम लोग जाएंगे और मजबूती से अपनी बातों को रखेंगे, और जनहित में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर इस सरकार को हम लोग जगाने का काम करेंगे, आईना दिखाने का काम करेंगे। और ये सरकार अगर नहीं मानेगी तो आर पार की लड़ाई हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम। चलिए राम पुकार जी, नेटवर्क समय हमारा संपर्क टूट गया था। जी नेटवर्क छोड़ दिया था जी। दरअसल सौरभ, तो सौरभ भाई, सवाल वही है मेरा कि पहला सवाल मेरा ये है कि बाय इलेक्शन के जो नतीजे आए,
जी 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 वो आप लोगों के पक्ष में गया है, चारों सीटें जी। एनडीए ने हासिल की है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? और दूसरी बात कि जो उम्मीद थी या जो चर्चा थी बिहार की राजनीति में कि जन सुराज जी पार्टी जो है जी एक जी बड़ी सेंधमारी करेगी, जी तो वो तो जन सुराज पार्टी ने नहीं की, लेकिन जी। अगर एक महीने की पार्टी अगर 10% वोट लाती है तो ये भी पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए सौरभ भाई, जहां तक कि इस उपचुनाव में चारों विधानसभा सीट पर हमारी एनडीए गठबंधन ने परचम लहराई है। और थोड़ा मैं चारों विधानसभा क्षेत्र के कास्टेज में पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपको मैं सिर्फ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वहां कुशवाहा समाज का वोटर लगभग 40 से 45 हजार वोटर है। और इस बार जो पिछले लोकसभा चुनाव में रिएक्शन के अभाव में सभी लोगों ने महागठबंधन के साथ था, इस बार 95% कुशवाहा समाज के लोगों ने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह के पक्ष में मतदान किया है। जहां तक जन सुराज पार्टी से सुशील सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, अब उनको वहां कितना कुशवाहा समाज लोगों ने वोट दिया है, ये तो जन सुराज के प्रवक्ता सैयद इमामुद्दीन साहब बताएंगे जो बोल रहे थे। जहां तक मैं बताना चाहता हूं, बेलागंज का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। बेलागंज की जनता ने वहां तेजस्वी प्रसाद यादव पर वहां के अल्पसंख्यक समाज ने भरोसा तोड़ दिया। जो हमारे अरुण भाई बतला रहे थे कि बेलागंज में वहां के तमाम अल्पसंख्यक समाज ने जन सुराज पार्टी को उम्मीदवार को मत कर दिया। अब आइए आपको मैं रामगढ़ में बताना, जो रामगढ़ में राष्ट्रीय जनता दल के जो वोट बैंक है यादव समाज का, वो वोट बैंक कहां चला गया? बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया। तो इसका अब सवाल का जवाब तो अरुण भाई बताएंगे कि अरुण भाई, आपके जो माई समीकरण का जो आप दावा ठोकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि भाई हमारा माई समीकरण बहुत मजबूत है, तो इस उपचुनाव में आपका माई समीकरण इतना दरक गया कि 2025 में उसको आप संभाल नहीं पाइएगा। और जहां तक हमारा एनडीए गठबंधन का सवाल है, एनडीए गठबंधन में हमारे पांचों पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी, सभी लोगों ने पूरे चारों विधानसभा के उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के लिए जितना मजबूत मेहनत किए, उसका प्रतिफल रहा कि अल्पसंख्यक समाज का पसमानदा समाज इस बार एनडीए को वोट किया है। अति पिछड़ा, महादलित और स्वर्ण समाज के लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। लौकुश समीकरण का जो जबरदस्त समीकरण हुआ, वोट दिया है। नहीं, अल्पसंख्यक आपने तो सुना होगा ना राम पुकार जी, ललन सिंह का बयान। ये अल्पसंख्यक समाज जो है या अल्पसंख्यक समुदाय जो है जी, उन्होंने आज तक नीतीश कुमार को वोट नहीं किया, ना पहले किया था ना अब किया है। नहीं, देखिए अभी मैं बतला दूं कि अभी तो पसमानदा समाज के लोगों ने इस चुनाव में, आप जरा देखिए, आप देखिए, हम लोग बूथ वाइज सबका आंकड़ा निकाले हैं, देखें कि किस समाज का कहां बहुलता है। तो इस बार जो हम लोग का आकलन हुआ है, पसमानदा समाज के लोगों ने जदयू को वोट दिया है बेलागंज में, वहां मनोरमा देवी को वोट दिया है पसमानदा समाज के लोगों ने। जो अल्पसंख्यक समाज में अति पिछड़ा समाज के लोग आते हैं, वो लोग वोट मदद किया है। इसलिए कहने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम ग्रास ऊपर काम करें। अब कोई कह दे कि कुशवाहा समाज के वोट रामगढ़ में नहीं दिया अशोक सिंह को, तो संभव है क्या? आप बूथ वाइज हम लोग निकाल कर देखे हैं। यही हम लोग का उपचुनाव में देखना था कि हम लोग जिस सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, वो सामाजिक न्याय की तमाम मत एनडीए के साथ कितना हम लोग पोल करवा रहे हैं, और यह हम लोग प्रयोग करके दिखा दिए। सौरभ भाई, 2025 में एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, हम लोगों का इस सिद्धांत है कि 243 विधानसभा सीट है, 243 में हम लोग लगभग दावा करते हैं कि 200 पार हम लोग रहेंगे इस बार 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में। और पुनः आदरणीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में सरकार 2025 में बनाएंगे। लेकिन अब जन सुराज के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, हमारे सैयद मसीउद्दीन साहब,
और हमारे राजद के प्रवक्ता हमारे भाई अरुण यादव जी बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि देखिए, बिहार की जनता इस सेमीफाइनल में बिहार में आप लोगों को नकार दिया है, इसलिए अब आप लोग ज्यादा वो क्या कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की जरूरत नहीं है। बिहार में 2020 में जो माने हम लोग जो अलग अलग चुनाव लड़ गए थे, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरा मोर्चा से लड़ गए थे, इसके अलावा चिराग पासवान जी अलग अलग लड़ गए थे। इसका जो प्रतिफल हुआ कि ये राजद वाले लोगों को प्रतिफल मिल गया, कांग्रेस को मिल गया, तो वो गलती अब ऐसा नहीं होने वाला है। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार ये बोलते हैं कि अब एनडीए पूरी मजबूती के साथ 2025 में परचम लहराएगी और बिहार में एनडीए का एक अच्छा साम्राज्य कायम होगा और न्याय के साथ जो विकास चल रहा है, कानून का राज चल रहा है, ये तमाम जो हमारा जो स्लोगन है ये सभी काम करेगा यहां। और जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तमाम हम सब लोग मिलकर चारों सीट जीते हैं। और आने वाला 2025 में आपके न्यूज 24 बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि परचम लहराएंगे और पुनः हम लोग बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सौरभ भाई, अरुण जी, कहीं ऐसा ना हो कि 2025 में A to Z की पार्टी बनने के चक्कर में MY ही आपके हाथ से निकल जाए। देखिए सौरभ भाई, क्या क्या ये लोग अभी बातें परोस रहे थे। रामपुकार जी भूल गए, लोकसभा में इनके नेता पूरी तरह हार, 6 महीना नहीं हुआ है और एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए के पक्ष में गोल बंद है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए 6 महीना पीछे जाके। और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव और बगल में झारखंड में एनडीए इंटैक्ट नहीं थी क्या? मोदी का मैजिक वहां नहीं चला क्या? वहां क्या क्या जन सरोकार के मुद्दे छोड़ के बेटी रोटी माटी घुसपैठिए मंदिर मस्जिद क्या क्या कर रहे थे, कहां चला गया जादू? कहां चला गया भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जादू? नीतीश कुमार जी 2 सीट पर लड़ रहे थे, 1 सीट बचाने में कामयाब हुए, वो भी उनका अपना पर्सनल ये था सरयुग राय जी का। तो इन लोगों के कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और आप देखेंगे बिहार की जनता सारी चीज को समझ रही है। उपचुनाव इनके लिए हो सकता है सेमीफाइनल, लेकिन हम लोगों के लिए सेमीफाइनल वहां के स्थानीय इशू को लेकर अब मतदाताओं का जो निर्णय है वो फिलहाल स्वागत योग्य है। लेकिन देखिएगा 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद 25 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अरुण जी मुझे ये समझाइए कि अगर रामगढ़ की बात करें तो जो आपके सांसद ने बयान दिया था, कहीं उसका नुकसान तो नहीं हुआ है? देखिए सुधाकर सिंह का जो बयान आया था लाठी डंडों से पीटेंगे, और वो काफी वायरल भी हुआ था। सौरभ भाई, उन्होंने तो सत्ता पक्ष को कहा था, उनका जो जिस तरह का रवैया था चुनाव में, आपने देखा जिस तरीके से शासनादेश के बल पर तंत्र का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, धन का दुरुपयोग किया, बल का दुरुपयोग किया। उस संदर्भ में माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी ने कहा था कि अगर इस बार बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर गड़बड़ी करेंगे तो यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। काहे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि लाठी डंडों से मारेंगे, पीटेंगे और भगा देंगे। नहीं, तो इसीलिए तो वो उनका बयान था उसी संदर्भ में, ऐसा नहीं। राकेश जी, आपको लगता है कि उस बयान का नुकसान हुआ है आरजेडी को? देखिए सौरभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका नुकसान तो इन लोगों को जो चुनाव में जाना चाहिए, तो चुनाव में जब जाते हैं तो विकास के मुद्दे, जमीनी मुद्दे, वहां का अस्थायी मुद्दे को नहीं उठाते हैं। ये अपनी जो इनकी जो राष्ट्रीय जनता दल का जो निर्माण और चरित्र है, जो इनका जो देखने वाला होता है, वो तो कहीं ना कहीं दिखता। सुधाकर सिंह पहली बार नहीं बोले, पहले भी इन्होंने बोला, जब सरकार में थे, सत्ता में थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है अधिकारियों को आपके मंत्री ने क्या कहा था, इसका भी जिक्र कर लीजिए ना। अरे सुनिए
अरुण भाई मंथन करने की जरूरत है। हमसे झगड़ने से आपको फायदा नहीं होगा, हमसे लड़ाई करने से अरुण भाई हमको आपसे लड़ने से, आप हमसे लड़के कोई फायदा नहीं होगा। जो आपने किया उसको जनता ने अपने आप को मंथन करना चाहिए। आपको सकारात्मक सोचे रखनी चाहिए। आपने सकारात्मक बातें की नहीं। सुनिए अरुण जी शांत हो जाइए। पहले राकेश जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। राकेश जी देखिए अरुण भाई, आपको अपनी राजनीति जो करते हैं उसमें सकारात्मक बातें करिए। अपने नेताओं को कहिए सकारात्मक बातें करें, जमीनी बातें करें, विकास की बातें करें। अरे माटी मिट्टी और घुसपैठियों की बात कर करके लोकतांत्रिक तरीके से आप कभी कभी कहते हैं संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये खतरे में। लेकिन राकेश जी चर्चा तो ये भी है ना कि ये साइड इफेक्ट है, प्रशांत किशोर का साइड इफेक्ट है, जिसका फायदा एनडीए को मिला, बीजेपी को मिला, जदयू को मिला। नहीं सौरभ जी, बिहार की जनता जानती है कि विकास पुरुष कौन है, कौन विकास कर सकते हैं, कौन क्या कर सकते हैं, वो जानते हैं। हम भी आपके चैनल से हम राष्ट्रीय जनता दल को कहते हैं कि माई समीकरण को छोड़िए। आप जो समीकरण बनाते हैं देश समीकरण से, प्रदेश समीकरण से अपना नहीं चलेगा। हम लोगों को नहीं तो राकेश जी माई समीकरण में सेंधमारी प्रशांत किशोर की पार्टी ने की, जिसका फायदा एनडीए को मिला। नहीं सौरभ जी, आप जिस नजरिया से देख रहे हैं, लेकिन उस नजरिया से भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं देख रही है। एनडीए देख रही है कि हमने काम किया, हमने जो वादे किए थे जनता के बीच में 2020 में, उस वादे पे हम कहीं ना कहीं पूरा करने का काम करें। चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे वहां पे सत्य निश्चय की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हर घर में पानी पहुंचाने की बात हो, तो सारे मुद्दे से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हमारे मुद्दे होते हैं एकदम विकास की बात होते हैं, और जिनकी जितनी चाहत होती है उतने पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे घर बनाने की बात हो, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोगों ने धरातल पे लाए। चाहे हम लोगों ने 8000 मदरसों को अपना बाउंड्री वॉल करने की बात हो, चाहे हिंदुओं के मंदिर बनाने की बात हो, बहुत सारे मुद्दों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, जिसको कहा जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोई आज तक सकारात्मक बात ही नहीं करते। पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, इस विधानसभा के चुनाव में आपने देखा। हम तो कहते तेजस्वी युवा है, सकारात्मक बातें कीजिए बिहार के लिए, बिहार की बात बढ़ाइए। आप चले जाते नीति आयोग पे, महंगाई क्या थी, आप पर क्या है कि अरुण जी बार बार एक ही बात को, आज हम आपको देखते हैं 6 महीने से एक ही बात को आप दोहराते हैं। अरे भाई महंगाई दर पूछिएगा तो उस समय क्या था, आज क्या महंगाई दर क्या है, ये सब बातें नहीं होती। बातें होती जमीनी बातें करनी चाहिए। और अरुण जी, मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि आपने परिवारवाद की बात उठाई, और सौरभ जी ने भी पूछा। परिवारवाद की परिभाषा एक ही चीज होता है कि परिवारवाद में एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब कुछ लेने की बात होती है तेजस्वी लेते हैं, तेज प्रताप लेते हैं, मिश्रा जी लेते हैं, रोनिया आचार्य जी लेते हैं। नहीं राकेश जी, उस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो फिर आप पर भी सवाल खड़ा होगा ना। अगर जीतन राम मांझी की पार्टी को देखेंगे तो क्या आपको वहां परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है? नहीं सौरभ जी, मैं कह रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं। आप जीतन राम मांझी जी की बात करते हैं। जीतन राम जी की पार्टी में जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय को उत्थान करने में उन्होंने अपनी जीवन लगा दी, उनके परिवार ने अपनी जीवन लगा दी उस समुदाय को उठाने के लिए। आज उसकी राष्ट्रीय स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पर पहुंचान बनाने के लिए समुदाय को कितना इन्होंने। चलिए, अपने अपने तर्क हैं राकेश जी, मैं इस विषय पर बहस नहीं करूंगा क्योंकि आज यह हमारा मुद्दा भी नहीं है। तो जन स्वराज पार्टी के पास चलते हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने जो डेल्ट लगाया, जो सेंधमारी की 10%, जिसका दावा आप लोग लगातार कर रहे हैं कि 1 महीने की पार्टी है, 10% ले आई, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये घाटा तो इंडिया गठबंधन को हुआ, और आप पर यह भी आरोप पहले से लगता आ रहा है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है। तो ये आरोप जो है, इसको तो और ज्यादा मजबूती मिलेगी आने वाले समय में। सौरभ जी, हमने क्या डेंट किया है? आप इमामगंज क्षेत्र के रिजल्ट को देखिए। और 2020 में बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे श्री उदय नारायण चौधरी जी को श्री जीतन राम मांझी ने 39,000 वोटों से हराया था। अगर हम नहीं होते तो जीतन राम मांझी की जीत का दायरा बहुत बड़ा होता।
तो ये इल्जाम अब हम किसी को हराने के लिए, राजद को हराने, एनडीए को हराने, इंडिया को हराने के लिए नहीं है। हम तो बिहार में जो एक तब्दीली लाने का, जो परिवर्तन लाने का हमारा जो मिशन है, लेकिन हम उस मिशन पर परिवर्तन में फायदा तो एनडीए को मिल रहा है ना, और नुकसान देखिए, इंडिया गठबंधन को हो रहा है। जैसे अरुण जी का दावा है कि मेरे पार्टी की बपौती है मुस्लिम वोट, तो हम आपको लेके चलेंगे कि जन स्वराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बेला से मोहम्मद अमजद साहब, उनके गांव का नाम भलुआ है। उस घलुआ गांव में भी एनडीए के ललन बाबू क्या बोल रहे हैं, उनके ऐसा समाजवादी आदमी को इस तरह की भाषा, देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा जी जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, अब ललन बाबू भी बोलने लगे हैं। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जी थोड़ा नाराज भी उनसे रहते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भालुआ जो बड़ा मुस्लिम गांव है, वहां एनडीए लीड कर गया, जनता दल यू की मनोरमा। वहां जो सबसे बड़ा गांव 12 है, वहां जनता दल यू लीड कर गया। बीथो शरीफ जो मुस्लिम का बड़ा गांव है, वहां जनता दल यू लीड कर गया। तो ये अपनी, जिस पर हम तो किसी समीकरण, किसी एमवाई की बात, किसी जातीय कम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जनता को साधुवाद, धन्यवाद और मुबारकबाद इसलिए देना चाहते हैं कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 20 साल से जो सरकार बन चल रही है, जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसको इस चुनाव में 11% वोट आया और जन स्वराज को 10% आया। जो पार्टी अपने को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, उसको 21% वोट आया और राष्ट्रीय जनता दल को 20% वोट आया। तो जो इनका क्लब है, वोटों का जो क्लब है, वो जो जनता का जनादेश है, वो जनादेश बदलाव के लिए ये अभी जिसको आप जन स्वराज वर्तमान का मिथक हो सकता है, लेकिन हम भविष्य के हस्ताक्षर हैं और निश्चित रूप से हम इन दोनों को बिहार की जनता नकारेगी। इसलिए हम आशान्वित हैं कि आपको बताना चाहेंगे कि 6 महीना पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या रिजल्ट था झारखंड का, और झारखंड में ठीक है अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, और अरुण जी आपको अभी लगता क्या रिजल्ट है हुआ एक महाराष्ट्र मिनट में सर, अरुण जी, शरद पवार की जी पार्टी को बिल्कुल, क्या समर्थन? जी अरुण जी आपके महाराष्ट्र पास में आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि ये बड़ी चिंता की विषय है, जिस तरीके से डेंट किया है जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने? और आपको याद होगा 2019 का चुनाव, विधानसभा, ये सॉरी 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव, आपको याद होगा चिराग पासवान की पार्टी ने कितना डेंट किया था नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए थे। तो आपको नहीं लगता है कि इस बार कुछ इसी तरीके से जनसुराज पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन और आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी? देखिए बिल्कुल नहीं। और ये सौरभ भाई देखिए, जब देखेंगे पूरे देश में 14 राज्यों में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव कह सकते 14 राज्यों में, और जहां जहां जिनकी सत्ता थी उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की। और यह भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा कि जिनकी सत्ता रहती है, सरकारें रहती है, वो छल, प्रपंच, धन, बल, सरकारी मिशनरी का जम के दुरुपयोग करता है और उसका लाभ लेता है। उस आधार पे वो चुनाव जीतने में करीब करीब सफल होती है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, आप छोड़ दीजिए 5 राज्यों में खाता नहीं खुला भारतीय जनता पार्टी का। पंजाब में कहां जीत पाई भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव, बंगाल में कहां जीत पाई, कर्नाटक में कहां जीत पाई, केरल में कहां जीत पाई, मेघालय में कहां जीत पाई। तो जहां जहां लेकिन अरुण जी टारगेट पर तो आरजेडी है ना। अंदेशा ये पहले से आप लोगों को था। अरुण जी, मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में जनसुराज के टारगेट पर आरजेडी है। अंदेशा आप लोगों को पहले से था, ये आपको भी पता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अंदेशा जाहिर भी किया था, उन्होंने पत्र भी लिखा था। अब वो सारी बातें जो है वो सामने आ रही है और लग रहा कि सौरभ भाई आप जहां ले जाना चाहें बातों को, ये तो मैं पहले से कहते आया हूं। तो ये जो जनसुराज प्रशांत पांडे है,
ये तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का बेबी प्रोजेक्ट है। और तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता से ये सारे लोग घबराए, और अपनी क्षमता नहीं है एनडीए की, भारतीय तो जनता नुकसान पार्टी नुकसान केवल सेमीफाइनल, अरुण जी नुकसान, अरुण जी नुकसान केवल सेमीफाइनल तक ही रहेगा कि इसका प्रभाव जो है वो फाइनल तक ही जाएगा? अंतिम सवाल है, दे दे। सेमीफाइनल देखिए, झारखंड का चुनाव और सेमीफाइनल था जहां हमने प्रचंड जीत हासिल की, और वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, एनडीए को नकारा। और 25 में बिहार की बारी है, और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार फुल बहुमत की सरकार बनेगी। आप देखेंगे इस चुनाव को मत आंकिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव। ठीक है अरुण जी इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से आज हम बात कर रहे थे बाई इलेक्शन के नतीजों को लेकर, जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में विधानसभा की 4 जो सीटें थी जो इस पर बाई इलेक्शन हुए, और नतीजों में आप लोगों ने देखा कि प्रचंड बहुमत हासिल किया एनडीए ने सभी 4 सीटों पर। तो निश्चित रूप में सवाल खड़ा होता है, और ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए और उससे भी ज्यादा आरजेडी के लिए चिंता का विषय है कि आखिर परिणाम जो कुछ महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय आरजेडी के पक्ष में था, इंडिया गठबंधन के पक्ष में था। तो आखिर 5-6 महीने में ऐसा क्या हो गया जो चीजें हाथ से निकल गई? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में जरूर साबित हुए हैं। जिस तरीके से उनके उम्मीदवार ने डेंट लगाया है, और खासकर जो लगातार वो दावे कर रहे थे और मुस्लिम वोट बैंक पर, तो ये जरूर आरजेडी के लिए बेहद चिंता का विषय है। और कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर भी की थी अपने नेता और कार्यकर्ताओं के सामने, और उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर की नजर जो है वो आरजेडी के वोट बैंक पर, तो इनसे दूर रहने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से अब नतीजे आ गए हैं, आत्ममंथन का समय है, आरजेडी को आत्ममंथन करना चाहिए और एक ठोस राजनीति, या यूं कहें कि ठोस रणनीति जो है वो 2025 के पहले उनको बनाने की जरूरत है। तो आज चर्चा यहीं तक, कल हम फिर किसी एक बड़े मुद्दे के साथ, राजनीति के बड़े मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे और आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और एक बड़ी बात, एक आवश्यक सूचना जिसे कह सकते हैं, कि अगर आज की चर्चा जो है आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल न्यूज 24 बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें, और आज चर्चा अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर इस चर्चा में अगर आपको कुछ कमी दिखी हो तो आप हमें कमेंट के जरिए बता भी सकते हैं।